हेलो एवरीवन। तो चलिए हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे और उस टाइम तक हमने सूरत सेशन देखा था। जो पहला एपिसोड है उसमें हमने सूरत तक हमने देखा था कि सूरत सेशन हुई थी और कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट का और एक मॉडरेट का। ठीक, मॉडरेट तो भाई कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे थे अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। बट जब क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट उनसे बाहर आए तो उन्होंने समझा कि देखो ये अच्छा मौका है, ये टूट पड़े हैं, इनको पकड़ लो एक एक करके। तो सेम वही काम यहाँ पे अंग्रेजों ने किया। देखिए एक चीज और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी आप लोग चीज पॉइंट मिस कीजिएगा तो ये पूरी एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग से आपको देखना होगा, 1885 से लेकर हम लोग 1947 तक चलेंगे। तो ये देखिए क्या होता है कि 1907 में जब कांग्रेस टूट जाती है तो 1908 में ठीक अपना ये काम शुरू कर देता है। कौन शुरू कर देता है? अंग्रेज अपना काम शुरू कर देते हैं। तिलक साहब को जेल कर देते हैं, क्योंकि ये लोग अलग हट गए थे। तिलक साहब को बोलता है कि 6 साल की सजा सुना दी गई कि तिलक अब जाएंगे जेल में। ठीक, तो तिलक क्या होता है कि जेल में चले जाते हैं। अब इनकी टीम टूटने लगती है। मैंने बताया था ना कि जो आपके एक्सट्रीमिस्ट के नेता थे, तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। चारों देखिएगा कैसे हट जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। देन क्या होता है, लाला लाजपत राय चले जाते हैं यूएस से। अब उनके दोस्त गए जेल में, ये भाग गए यूएस से चले गए। देन होता है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल क्या होता है कि ये रिटायर ले लेते हैं, बोलते हैं चलो भाई अब मेरी उम्र हो गई है, मैं अब इससे रिटायरमेंट लेता हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। दो दोस्त चले गए। अब बच गए अरविंद घोष। अरविंद घोष चले गए पौंडीचेरी और यहाँ वहां पे जाके ये सन्यासी वगैरह बाबा वगैरह बन गए। मतलब बोले कि अब चलते हम अपनी शांति से जिंदगी को गुजारते हैं, बसर करते हैं। ठीक, अब ये तो आपको पता है कि स्वदेशी मूवमेंट को यही लोग अच्छे तरीके से रन कर रहे थे। तो स्वदेशी मूवमेंट हमने पढ़ा था 1905 से लेकर 1908 तक। ठीक, इसके बाद से स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसके नेता लोग चले जाते हैं। जब स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो जाता है, आपके देश में कोई अच्छा नेता नहीं बचता है, तो इन लोगों को जितने भी लोग फॉलो करने वाले थे, इनके मार्गदंड पे चलने वाले लोग थे, उन लोगों ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चालू कर दी थी। मतलब कि अलग अलग जगह पे किसी अंग्रेज को पकड़ के धो देना और अंग्रेज भी इनको पकड़ के आराम से इनका काम कर देते थे। ये चीजें चलने लगी। मतलब कि एक फॉर्मल वे में कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि नेता हट जाता है तो जो उनकी जनता होती है कुछ करती रहती है, क्योंकि उसको एक लीडर नहीं मिलता है, लीडरशिप साइज नहीं मिलती है। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चालू हो गई। आपसे क्वेश्चन ये आएगा, लाला जो बाल गंगाधर तिलक थे जेल में कब गए? 1908 में। ठीक, और ये स्वदेशी मूवमेंट कब खत्म हुआ? 1908 में खत्म हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अरविंदो घोष 1908 में कहां चले गए? तो पौंडीचेरी चले गए। बिपिन चंद्र पाल रिटायरमेंट ले लिया और लाला लाजपत राय यूएसए चले गए। कब? 1908 में। ये 1908 की कहानी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। अब देखिएगा महात्मा गांधी की हम लोग एंट्री कराते हैं। महात्मा गांधी की एंट्री कैसे होता है देखिएगा। अब हमें पता चलता है कि 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। ये हमें जो हम लोगों ने हमारी क्वेश्चन भी आएगी तो हम लोग 1915 ही डालेंगे। बट क्या होता है कि महात्मा गांधी उससे पहले भी आए हुए होते हैं। कहाँ पे? ये हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी की एंट्री होती है कब? 1891 में। 91 मतलब 1891 में महात्मा गांधी की पहली बार एंट्री होती है और ये बॉम्बे में आते हैं। ठीक, जब उन्होंने अपनी वकालत फाइनल कर ली थी साउथ अफ्रीका से, तो वो बॉम्बे आते हैं। बट क्या होता है कि उस टाइम उनको जॉब वगैरह नहीं मिलती है, उतने बड़े आपके वकील नहीं थे ये, उनकी जॉब नहीं मिल रही थी, तो बहुत परेशान थे। बॉम्बे में बैठे हुए थे, 1-2 महीना बैठे, उनको काम नहीं चल रहा था। फिर चले गए अपने घर के साइड। तो घर कहाँ है इनका? गुजरात में। तो राजकोट में गए और राजकोट में जाने के बाद अपना ही छोटा मोटा जो एफिडेविट वगैरह बनाना, यही सब बना रहे थे। मतलब डेली वेजेस वर्कर टाइप के काम में कर रहे थे। कहाँ गए थे? राजकोट गए थे और वहाँ पे नॉर्मल वेजेस वर्कर टाइप के काम करने लगे थे। मतलब वेजेस वर्कर क्या बोलिएगा, दिन दहाड़ी का जो होता है ना, 200-400 रुपया जो कमा लेते हैं कचहरी वगैरह में बैठ के, वैसे ही ये भी गांधी जी काम कर रहे थे। आराम से सब कुछ चल रहा था। दिन क्या होता है, 2 साल यहाँ पे रहते हैं। तब तक जहाँ साउथ अफ्रीका में जहाँ से पढ़ाई की होती है, तो उनका एक दोस्त होता है, इनको खत भेजता है कि उसके भाई के फर्म में कुछ काम है। फर्म मतलब क्या हो जाता है, कंपनी वगैरह में वकीलियों की एक पोस्ट खाली है, तुम आ जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो गांधी जी बोले भाई यहाँ से तो अच्छा ही होगा, चलते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। फिर से ये 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। 1891 में इंडिया आते हैं, बॉम्बे में। बॉम्बे से राजकोट जाते हैं, वहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं। देन क्या होता है, साउथ अफ्रीका से इनकी दोस्त की एक चिट्ठी आती है, क्या वो फॉर्म में काम कर लेना, तुम्हारे लिए काम है एक। तो ये साउथ अफ्रीका फिर चले जाते हैं कब? 1893 में, 1893 में। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे।
अब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए, हम लोग सुनते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में जाकर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी। अब देखो ये लड़ाई किससे लड़ी थी, ये हमें जानना है और समझना है कि ये लड़ाई लड़े किससे थे, इनका मकसद क्या था लड़ाई उड़ाई का, और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ, ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब क्या होता है कि गांधी जब वहां पे गए तो फॉर्म में काम करते थे, फॉर्म में लेबर वगैरह बहुत ज्यादा करते थे, तो इंडिया के उस टाइम बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स वर्कर साउथ अफ्रीका में वर्क कर रहे थे। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे इन वर्करों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब कि काम ज्यादा करा रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे, 10 घंटा 8 घंटे की जगह पे इनसे 12 घंटा 14 घंटा काम करा रहे हैं, और पैसा उन्हें बोनस वगैरह जो भी मिलती है वो नहीं मिल रहा है। गांधी जी को ये बहुत बुरा लगा, फिर उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की, आंदोलन स्टार्ट की। आंदोलन मेरे कहने का मतलब पहले ही इन्होंने फॉर्मल वे में आंदोलन स्टार्ट की, मतलब कि कंपनी वगैरह को खत लिखा, एप्लीकेशन लिखी कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। तो ये मॉडरेट वे में इन्होंने चलाया। 1894 से 1906 तक इन्होंने मॉडरेट वे में आंदोलन को चलाया, अपने मूवमेंट्स को चलाया कि खत लिखना जो हमारे इंडिया में मॉडरेट कर रहे थे, सिर्फ एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे थे, यही चीजें वहां पे गांधी जी कर रहे थे। बट इससे क्या हो रहा था कि अंग्रेज को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। अंग्रेज बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, गांधी है, करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां के जो साउथ अफ्रीका की पब्लिक थी, कोई उसको मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कोई नुकसान नहीं होता। देन इन्होंने क्या लिया, सत्याग्रह। ठीक, अब इन्होंने वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह में क्या होता है, सच का साथ देना, ऐसी सारी चीजें करो जिसका कोई गुनाह नहीं है। ठीक, जैसे कि मेरा कोई जॉब है कहीं पे, मैं अपना जॉब करने नहीं जा रहा हूँ, बच्चे को स्कूल जाना है, अगर बच्चा एब्सेंट करे तो वो कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। ठीक, वो सब सारी काम करते थे। इनका नॉर्मल इनका नीति क्या था कि जो जमीनी लड़ाई थी ना उसको सपोर्ट करना, जैसे कि गांव में कुछ हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे, मास सपोर्ट लेकर उसको बहुत बड़ा मूवमेंट बना देना, यही गांधी जी का काम था। ठीक, फिर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, और देन क्या होता है, ये जीत जाते हैं साउथ अफ्रीका में, वर्करों को हक दिलाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। जब 1906 से 1915 मतलब कि लगभग 9 साल तक इन्होंने सत्याग्रह किया, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे जो लेबर थे उनको हक दिला दिया इन्होंने, मतलब उनकी जीत हासिल हो गई। ठीक है, अब आपको पता होगा गोखले साहब जो क्या थे, एक मॉडरेट थे, उन्होंने एक खत लिखी, किसको, गांधी को खत लिखी, अरे तुम्हारा अफ्रीका में हो गया है तो आ जाओ इंडिया में, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम रखा है। अब देखो गोखले तो बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी थे, गांधी जी मना कैसे करते, और अपने देश की बात थी, तो गांधी जी 1915 में आ गए। ठीक, जो हम लोग के क्वेश्चन में आएगा गांधी जी कब आए, तो 1915 टिक कीजिएगा। ठीक, अब देखो गांधी जी आकर करते क्या क्या है, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आते हैं, 9 जन 1915 में गांधी जी आते हैं, किसके कहने पे, गोखले के कहने पे इंडिया में गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 में। देन क्या होता है कि 9 जनवरी को हम लोग NRI डे बनाते हैं। आपके क्वेश्चन में कभी आ गया NRI डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 9 जन को करते हैं। ठीक, क्योंकि गांधी जी उस दिन हमारे इंडिया में आए थे, तो NRI डे कब हो गया, 9 जन को आपका NRI डे मनाया जाता है। अब देखो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आगे पूछा जाता है कि 1915 में गांधी जी कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, 2 ही जगह से उनका रिलेशन ही था, साउथ अफ्रीका और भारत। ठीक, अब क्या होता है कि वो बोलते हैं आते आते हम अपना काम शुरू नहीं करेंगे, पहले हम सारी जगह को जानेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि घूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब पूरे देश में इन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया, पूरे कंट्री को घूमना स्टार्ट कर दिया। देन इन्होंने पहला आश्रम कहाँ बनाया, गुजरात में अपना आश्रम बनाया, जिसका नाम रखा कोसरब आश्रम। ठीक, कोसरब आश्रम 25 मई 1915 में इन्होंने एक आश्रम बनाया कि यहीं पे हम रहेंगे, घर वगैरह में नहीं जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट सत्याग्रह जो चलती है वो रोड से चलती है, घर में सोकर नहीं चलती है। ठीक, तो इन्होंने आश्रम अपना पहला, ऐसे ऐसे बहुत आश्रम उन्होंने बनाए थे, जहां जाते थे वहां पे आश्रम में ही रहते थे, घर वगैरह में नहीं रहते थे। कोसरब आश्रम 25 मई 1915 में इन्होंने बनाया, ये पहला आश्रम है। देन इनकी अब देखते हैं कि एक्टिविटी चालू हो जाती है। अब देखो क्या होता है, जो तिलक साहब 6 साल के लिए जेल में गए थे, वो तिलक साहब फिर बाहर आ जाते हैं। तिलक साहब बाहर जब जेल से आते हैं बोलते हैं कि चलो भाई कांग्रेस में हमने काम किया है, कांग्रेस ही चलते हैं। जब ये कांग्रेस में गए तो सोचा कि भाई ये तो जेल से आया है, अगर इसको कांग्रेस में हम लोग ले लेते हैं तो ये हीरो बन जाएगा। ठीक, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं हम तुमको कांग्रेस में नहीं लेंगे, तुम जाओ यहाँ से भागो। ठीक, जो वहां के बूढ़े लोग थे, मॉडरेट लोग थे, इनको भगा दिया, तिलक को भगा दिया। अब तिलक ने जाते जाते बोला देखो हमको भगा रहे हो, ये बात सही है, बट एक मेरी सुझाव ये है कि कांग्रेस में आप लोग उन्हीं को रखो जो एक्टिव है। संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कि एक क्वालिटी पर्सन को रखो, क्वांटिटी से कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो हमें मत सिखाओ, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक, यही जो आपके लेनिन ने भी बोल्शेविक में कहा था रशियन रेवोल्यूशन में कि जो क्वालिटी पब्लिक जो होगी वही रहेगी हमारे पार्टी में, क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, कम रहे बट काम करने वाले लोग हैं। तो तिलक ने भी वहां पे कहा था, ये चीजें बहुत पहले आपके लेनिन ने बोल दिया था रशियन रेवोल्यूशन में। ठीक,
अब आता है कांग्रेस ने इनको हटा दिया, अब बोले कि ये बहुत बुरा हुआ, तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, होम रूल मूवमेंट। ठीक, ये कोई पार्टी नहीं थी, ये एक मूवमेंट शुरू की थी, होम रूल मूवमेंट। अब क्वेश्चन आता है होम रूल मूवमेंट कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो 1916 में, 1916 में होम रूल शुरू किया गया। ठीक, 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया। ठीक, अब इसमें कौन कौन से एक्टिव पार्टिसिपेट थे, पूरे कंट्री में कैसे फैलाया गया? तिलक साहब जो थे, तिलक साहब महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल इंडिया में इसको पॉपुलर कर रहे थे। तिलक साहब इन 3 जगहों पे पॉपुलर कर रहे थे। देन आता है आपका अन्नी बेसेंट। अन्नी बेसेंट ने कहाँ पे पॉपुलर किया? मद्रास और रेस्ट ऑफ इंडिया में। रेस्ट ऑफ इंडिया में और मद्रास में अन्नी बेसेंट ने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। ये लोग मिलके काम कर रहे थे। फिर क्या होता है कि उस टाइम तो गांधी जी इंडिया में आ चुके थे 1916 में। गांधी जी ने बोला नहीं भैया हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं किसको? सत्याग्रह को। ये सत्याग्रह नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, ये गांधी जी ने इस चीज को डिनाई कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अभी गांधी जी तो अपने मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे थे, अभी उनकी एंट्री अच्छे तरीके से नहीं होती है। अब होता है, अब क्या होता है, गांधी जी जैसे घूम रहे होते हैं तभी उनको केक खाने को मिल जाता है। ठीक, और वो केक खाने के बाद वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अब केक का मतलब क्या होता है भाई? सी से चंपारण। ठीक, सी से क्या हो गया? चंपारण। ए से अहमदाबाद, अहमदाबाद में मिल का चक्कर था और चंपारण में किसानों का चक्कर था। देन आता है के ई से खेदा, ये भी गुजरात का एक जगह है, यहाँ पे भी लगान वगान से लेकर रिलेटेड चीजें थी। यही केक खाकर गांधी जी क्या होते, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते, सब लोग इनको समझने लगते, क्योंकि ये केक खाने के बाद इनको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन भी करा था इन्होंने, मतलब कि जीत हासिल हुई थी। ठीक, 1917 में आपका चंपारण हुआ था, 1918 में खेदा और अहमदाबाद की मूवमेंट इन्होंने जिताया था सत्याग्रह के थ्रू। ठीक, अब आते हैं चंपारण वाले सीन में। चंपारण में ये कैसे पहुंच गए? अब क्या होता है कि इनको एक घूमते रहते हैं तो इनको एक इंसान मिलता है, एक व्यक्ति मिलता है, राजकुमार शुक्ला। ठीक, राजकुमार शुक्ला इनको मिलता है और वो बताता है कि हमारे चंपारण में क्या होता है कि कॉमर्शियल क्रॉप ये लोग उगवा रहे हैं, जैसे रबर वगैरह हो गया, नील वगैरह उगवा रहे हैं, उससे खेती क्या हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है और वेजेस वगैरह सबको नहीं मिल रही है अच्छे तरीके से। किसान मतलब कि बहुत ज्यादा दिक्कत है चंपारण में। ठीक, इन्होंने बोला चलो भाई हम देखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं अपने गेम का। ठीक, बहुत घूम लिया हमने, 1-1.5 साल घूम लिया, कम नहीं होता है। अब चलते हम अपने वहाँ पे गेम बजाते हैं अंग्रेजों का। जैसे ही ये चंपारण में एंट्री करते हैं, वहाँ का कमिश्नर को पता चल जाता है कि ये इंसान बहुत भयानक, बहुत भयंकर है, ये बहुत ज्यादा सत्याग्रह वगैरह, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को भीड़ लगा दी। अब गांधी जी उस टाइम बहुत हीरो टाइप के थे, समझ लो कि शाहरुख खान थे, जहां जाते थे वहां पे भीड़ लग जाती थी, क्योंकि इन्होंने सक्सेस पाई थी। लोगों को उम्मीद बन गया कि ये इंसान आया है, हमें जिता कर जाएगा। ठीक, जहां भी जाते थे वहां पे भीड़ लग जाती थी। लोग क्या है कि जब ये चंपारण में पहली बार गए थे तो मुजफ्फरपुर में उतरे थे, तो पूरे बिहार के लोग इनके पास पहुंच गए थे। लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लोगों ने पैदल चलकर मुजफ्फरपुर में भीड़ लगा दी थी। ठीक, अब ये सब भीड़ देख के जो मुजफ्फरपुर का कमिश्नर था वो थोड़ा सा सनकी हो गया कि नहीं भाई आप यहाँ पे नहीं आएंगे। ये अब गांधी जी तो ठहरे वकील आदमी, बोले कि कहाँ पे लिखा है कि कोई इंसान कहीं पे जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है, तो वो कमिश्नर भी शांत हो गया। देन इन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाया और टीम में ज्यादातर किसको रखे? वकील टाइप लोगों को रखे, जो कागज जो इन्वेस्टिगेशन हो वो सही से करे। तो इन्होंने एक टीम बनाई। टीम में किसको रखा? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, राजेंद्र प्रसाद है इनके टीम में, और कौन है? जेबी कृपलानी है, ब्रिज किशोर है और महादेव देसाई। इतने लोगों की इन्होंने टीम बनाई। टीम बनाकर बोला कि चलो जाओ तुम लोग रिपोर्ट तैयार करो। एक रिपोर्ट ये लोग तैयार करते हैं कि जो हम लोग चीजों के लिए लड़ने जा रहे हैं ये सही में ऐसा है या नहीं है। तो इन सब ने मिलकर लगभग 8000 रिपोर्ट तैयार की, मतलब कि 8000 वैसी चीजें इन्होंने शामिल की। मतलब कितने रिपोर्ट तैयार किए? 8000 रिपोर्ट इन लोगों ने तैयार किए। देन ये लोग ब्रिटिश के सामने पेश करते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या बोला कि एक इंक्वायरी बैठाते हैं। अब इन्होंने बोला इंक्वायरी बैठाने की क्या जरूरत है, उससे पहले हम लोग ये सब सारे काम करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखा कि ये सब कुछ रेडी करके बैठा, मतलब कि और पूरी भीड़ लग चुकी है पूरी, मतलब कि पूरा बिहार में आपको लोगों का सपोर्ट गांधी जी को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मिल रहा है। अब वहां पे अंग्रेज क्या हो गए? मजबूर हो गए, बहुत ज्यादा मजबूर हो गए। और यहाँ पे फिर से उस चीज को देखा गया कि जो अंग्रेज थे वो गलत थे, तो वहां पे पहली जीत मिली थी। इस तरीके से चंपारण में पहली जीत मिलती है। क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि गांधी जी को चंपारण में किसने इनवाइट किया? ठीक, टीम के मेंबर कौन कौन थे और कितनी रिपोर्ट तैयार की गई और चंपारण मूवमेंट कब हुआ था और चंपारण कहां पे है। ठीक, ये चीजें होगी। अब आते हैं अहमदाबाद पे।
अहमदाबाद में मिल का मामला था। अब देखो कि मिल किन के पास होता है, मिल तो होता है अमीर लोगों के पास, मतलब कि फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वगैरह अमीर लोगों के पास होता है, ठीक। और अमीर लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, चीजें सप्लाई करते थे किसको, ब्रिटिश को, ठीक। अब क्या होता है कि जो अमीर लोग थे वो बहुत कम वेजेस और सैलरी देते थे किनको, वर्कर को। वर्कर बहुत ज्यादा नाराज हो गए, बोले कि नहीं भाई हम काम नहीं करेंगे, हमारे जो वेजेस और सैलरी है उसमें इंक्रीजमेंट कीजिए, ठीक। तब वो बैठ गए धरने पे, ठीक। जब धरने पे बैठ गए तो ब्रिटिश ने बोला कि ये बहुत मसला खराब है, तो इन्होंने बोला कि चलो भाई गांधी एक आया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मसला सुलझाता है। तो ब्रिटिश ने गांधी जी को बुलाया, ब्रिटिश कॉल्ड गांधी जी। गांधी जी को किसने बुलाया, ब्रिटिश ने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर के बीच में जो मामला तन मन था उससे ब्रिटिश का नुकसान हो रहा था। उन्होंने सोचा कि गांधी को बुलाते हैं, वो ये मामला क्लियर कर देगा। अब देखो कि इसमें लेबर क्यों गुस्सा हुए थे, लेबर क्या चाहते थे कि 35% इंक्रीजमेंट हो उनकी सैलरी में। अगर किसी की सैलरी कितनी है, 1000 है, तो उसमें कितना बढ़ाया जाए, 350 रुपया और बढ़ाया जाए, मतलब कि 1350 रुपया कर दिया जाए। ये बहुत इनकी डिमांड थी कि 35% जो हमारा सैलरी है उसको इंक्रीज किया जाए। ऑनर बोलते थे नहीं भैया हम 20% इंक्रीज करेंगे, मतलब 1200 ही करेंगे, ठीक। ये बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, हमको चाहिए तो पूरा 1350 रुपया चाहिए, हम 1200 रुपये में नहीं मानेंगे। ये बात हुई। अब आए यहाँ पे गांधी बोला कि अच्छा ये मामला है, हम देखते हैं, ठीक। तो उन्होंने बोला कि सारी मेरे पास रिपोर्ट लेकर आओ, जितने भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो सब दिखाओ। इंडस्ट्री वाले वो लोग लेकर आए। गांधी जी ने उसको देखा समझा और बोला कि यहाँ पे फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर 35% भी इनको सैलरी दिया जाए तो तब भी इनको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं। गांधी जी ने लेबरों से आकर बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम बैठे रहोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर वहां से सत्याग्रह स्टार्ट हुई। अब मजबूरन ये कंपनी वालों को 35% इंक्रीजमेंट करना पड़ा। तो ये हुई सेकेंड स्टोरी। आपको अहमदाबाद में भी जीत हासिल हो गई गांधी जी को। देन आते हैं थर्ड आपके खेदा में। खेदा में क्या था कि ब्रिटिश पॉलिसी के हिसाब से था कि अगर आपके फील्ड में जो भी जैसे कि अगर हमारे खेत में हो रही है कितनी 100 kg हम कुछ उगाते हैं, ठीक। अगर किसी सीजन में अगर हमने इस पे 75 kg उगा पाया, 75 kg मतलब कि 25% डिक्रीज हो जाए हमारे क्रॉप में, तो हमें लगान नहीं देना होगा। बट जो खेदा जगह था वहां का जो रेवेन्यू कलेक्टर था वो ये सब बात नहीं मानता था, उसको लेकर बहुत हेवी धरना चलने लगी। तो गांधी जी यहाँ पर पहुंचे और ब्रिटिश फिर वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट किया और फिर खेदा में भी उनको जीत हासिल हुई। ये सब सारी चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा इनको जीत हासिल मुकम्मल हो रही थी। अब बोला कि ये तो गांधी जी पूरी जगह हीरो बन गए थे, अब हीरो ही हीरो चल रहे थे। अब क्या होता है कि हम लोगों ने गांधी जी की ये 3 मूवमेंट देख ली। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कहां से, ये 18 हो गया, 19 में बहुत सारी चीजें हुई हैं। 19 को समझने के लिए हमें पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समझना होगा, क्योंकि 19 में हमारा रॉलेट एक्ट हुआ है और देन जालियांवाला बाग हुआ है और खिलाफत मूवमेंट भी आएंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आएगा। तो अगले क्लास में हम लोग ये चारों चीजें देखेंगे और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के साथ साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।